हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की दूसरी क्लास लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एक सीरीज शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने पहली क्लास आपको प्रोवाइड कर दी थी, अपलोड कर दी थी। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम समझेंगे कि जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, सूक्ष्म जलवायु क्या होता है, आवास और निकेत क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और बताई गई सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौसम क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मौसम। किसकी बात करेंगे हम? मौसम की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे। मौसम क्या होता है तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं के क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं बोलेंगे, क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं? ताप हो गया, दाब हो गया, है ना, वायुमंडलीय दाब हो गया, वर्षा हो गई। तो ये सभी के सभी क्या हैं? वायुमंडलीय दशाएं हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आज मौसम बहुत ख़राब है, तो हो सकता है कि मौसम बहुत ख़राब है, 1-2 घंटे बाद साफ़ भी हो जाएगा। आज मौसम थोड़ा बारिश वाला है, 1-2 घंटे के बाद बारिश ख़त्म भी हो सकती है। हो सकता है कि पूरा दिन भर से, हो सकता है कि 1-2 दिन भी बारिश चले। तो मौसम जो है क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? किसी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र में क्षणिक वायुमंडलीय दशाएं, क्षेत्र में क्षणिक वायुमंडलीय दशाएं वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं? जैसे कि ताप, वायुमंडलीय दाब, ठीक हो गया, वर्षा हो गया, है ना, बादल हो गए। तो ये क्या है? वायुमंडलीय दशाएं हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में क्षणिक वायुमंडलीय दशाएं, ये क्षणिक में कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं? दशाओं को हम मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मौसम। अब हम समझते हैं कि जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट्स। अब क्या समझेंगे हम? जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट्स। इसको इंग्लिश में, इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्लाइमेट। ठीक, अब हम जलवायु को समझते हैं। देखो, जलवायु जो है किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, किसी क्षेत्र विशेष में एक लंबे समय तक के मौसमों का जो औसत होता है उसको हम जलवायु कहते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मौसम से बड़े एरिया के लिए इसको डिफ़ाइन किया जाता है। मौसम एक छोटे से क्षेत्र के लिए डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन जलवायु जो है एक बड़े क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आप ऐसे भी देखते होंगे, मान लो आज किसी शहर में बारिश हो रही है और वहीं से 10 या 20 किलोमीटर की दूरी पर किसी दूसरे शहर में बारिश नहीं हो रही है। तो ये मौसम चेंजेस जो हैं एक छोटे एरिया में होते हैं, लेकिन जलवायु जो होता है एक ये बड़े एरिया के रूप में देखा जाता है इसको। तो किसी क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक के मौसमों का औसत, किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक मौसमों का जो औसत होता है, लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक के मौसमों का जो औसत होता है वो जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो जलवायु समझ गए होंगे आप लोग। और यदि इसको हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? किसी क्षेत्र विशेष के लंबे समय तक के मौसमों का औसत
क्या कहलाएगा? औसत क्या कहलाएगा? जलवायु। अब हम समझते हैं सूक्ष्म जलवायु क्या होता है। देखो सूक्ष्म जलवायु क्या है? किसी जलवायु की वह स्थिति है जो किसी छोटे क्षेत्र में पाई जाती है। किसी जलवायु की वह स्थिति है जो किसी छोटे क्षेत्र में पाई जाती है और वो जो जिस जलवायु में वो पाई जाती है उससे भिन्न होती है। वो फिर से समझिए, किसी क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उसके अंदर कोई ऐसा छोटा क्षेत्र है जिसमें उस जलवायु से भिन्न जलवायु पाई जाती है। इसको आइए उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा एरिया है, यहाँ की जलवायु ए है। क्या है? ये कोई हमारा क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु ए है और यहीं पर एक छोटे क्षेत्र में एक वन पाया जाता है। क्या है? यहाँ पर एक कोई वन है, इसको हम घना वन मानेंगे, है ना, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये कोई क्षेत्र है जहाँ पर ए जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर वन है। तो इस वन के अंदर, क्योंकि घना वन है तो इसके अंदर सूर्य की जो रोशनी है वो थोड़ा कम जा पाएगी, क्योंकि इसमें जो वन के पेड़ हैं वो सूर्य की रोशनी को थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। तो क्या होगा कि इसकी जो धरातल होगा, इसका जो धरातल होगा वो थोड़ा सा नमी भरा होगा, थोड़ा सा नम होगा और इसके अंदर एक ठंडक का माहौल रहेगा, है ना। जैसे कि आप किसी वन में जाएंगे तो बाहर की जलवायु है उससे एक अलग तरीके की जलवायु आप उस वन के अंदर महसूस करेंगे। तो ये जो वन के अंदर जो जलवायु का अंतर है उसे ही क्या कहते हैं? हम सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? सूक्ष्म जलवायु, है ना। तो उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि सूक्ष्म जलवायु क्या होती है। अब हम समझेंगे कि आवास और निकेत क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि आवास और निकेत क्या होता है। तो आवास और निकेत, इसमें अंतर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखो आवास क्या होता है? कोई जीव पर्यावरण में कहाँ पर अवस्थित है, अर्थात कोई जीव पर्यावरण में कहाँ पर निवास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट। आवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, हमने कहा कि शेर, तो शेर कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। तो शेर का आवास क्या हो गया? शेर का आवास क्या हो गया? जंगल हो गया। शेर का आवास क्या हो गया? जंगल हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मछली। तो मछली कहाँ पर पाई जाती है? तालाब या समुद्र में पाई जाएगी। तालाब या समुद्र में पाई जाएगी। तो मछली का आवास क्या हो गया? तालाब या समुद्र हो गया। ठीक है। हैबिटेट क्या है? द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, किसी जीव की जो वास्तविक अवस्थिति है पर्यावरण में, वही क्या कहलाती है? आवास। जैसे शेर जंगल में रहता है तो शेर का आवास क्या हो गया? जंगल हो गया। मछली तालाब में रहती है, समुद्र में पाई जाती है, तो मछली का आवास क्या हो गया? समुद्र या तालाब हो गया। ठीक है। और जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो हमारा आवास क्या हो गया? घर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम समझते हैं कि निकेत क्या होता है। निकेत के लिए अंग्रेजी में जो वर्ड यूज़ किया जाता है, निस। क्या यूज़ किया जाता है? निकेत के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज़ किया जाता है निस। आवास के लिए हैबिटेट। क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए? हैबिटेट। ठीक। अब समझते हैं कि निस क्या होता है। तो एक आवास में बहुत सारे निकेत हो सकते हैं। एक आवास में बहुत सारे निकेत हो सकते हैं। वास्तव में निकेत क्या है कि किसी भी पारितंत्र में किसी जीव की कहाँ पर पोजीशन है, किसी भी इकोसिस्टम में किसी जीव की जो पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे? निकेत कहेंगे। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे
हम एक घर में रहते हैं, ये हमारा घर है, ठीक। हम एक घर में रह रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए घर है, अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है, फिलहाल मान लीजिए आप लोग घर है ये। तो घर में हम लोग रहेंगे तो घर हमारा क्या हो गया, आवास हो गया। अब हम अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए, जैसे हमें भूख लगी तो हम जाएंगे अपने किचन में और वहाँ से अपने खाना की जो पूर्ति है वो करेंगे। खाना खाने के बाद यदि हमें आराम की ज़रूरत महसूस होती है तो हम रेस्ट रूम में जाएंगे या बेडरूम में जाएंगे, आराम करेंगे। खाना खाने और आराम करने के बाद हमें बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बाथरूम जाएंगे। तो जिन जिन चीज़ों की ये आवश्यकता पड़ रही है ना, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये सारे क्या है, निकेत हैं। तो एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, ठीक। आई होप आप इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि निकेत क्या होता है, ठीक। प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, या फिर कई बार उल्टा पूछ लेता है कि एक निकेत में कई आवास हो सकते हैं। निकेत की जो संकल्पना दी थी, यह एक संकल्पना है। निकेत की संकल्पना दी थी किसने, ग्रिनल्स नाम का एक व्यक्ति हुआ, ये आपको याद रखना है। ग्रिनल्स किसने दी थी, ग्रिनल्स ने दी थी निकेत की संकल्पना। तो निकेत द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की अवस्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, जबकि आवास द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी जीव की पर्यावरण में अवस्थिति क्या है या पर्यावरण में उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखने वाले हैं कि मानव और पर्यावरण का क्या संबंध रहा है। प्राचीन काल से लेकर जब मानव इस धरती पर आया तब से लेकर आज तक मानव के किस तरीके से पर्यावरण से संबंध रहा है। देखो, आदिकाल प्राचीन काल से ही मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध रहा है ना। अगर प्राचीन काल से लेकर जब मानव इस धरती पर आया, यदि तब से लेकर आज तक हम देखें तो मानव और पर्यावरण के संबंधों को हम मुख्य रूप से 4 स्तरों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला, जब मानव कारक के रूप में पर्यावरण से संबंधित था। दूसरा, जब रूपांतरणकर्ता के रूप में मानव पर्यावरण से संबंधित था। तीसरा, जब परिवर्तनकर्ता के रूप में मानव पर्यावरण से संबंधित था। और चौथा, विध्वंस कारक के रूप में, ठीक, विध्वंसकर्ता के रूप में, डिस्ट्रॉयर के रूप में, जब जो कि आज आधुनिक मानव क्या हो चुका है, पर्यावरण का विध्वंसक हो चुका है, डिस्ट्रॉयर हो चुका है। तो आज तक, आदिकाल से आज तक जैसे मानव का जो संबंध रहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी समझ बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जब शुरुआत में मानव इस धरती पर आया होगा, ठीक है, तो उसने पर्यावरण को देखा होगा, है ना, और बाकी जीवों को देखा होगा। तो जैसे कि बाकी जीव क्या करते हैं, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, और पेट उनको सिर्फ प्रकृति से, पर्यावरण से सिर्फ इतना चाहिए कि उनका पेट भर जाए और उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे चिड़िया हो गई, है ना, बाकी जीव हो गए, तो उनको क्या चाहिए था, पेट भरने के लिए उनको जो भी खाद्य पदार्थ की ज़रूरत है पर्यावरण से सिर्फ वो चाहिए। तो सबसे पहले मानव भी ऐसा था, उसने देखा कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, खाना खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो वो पर्यावरण से सिर्फ, प्रकृति से सिर्फ क्या करता था, अपने पेट को भरने के लिए भोजन प्राप्त करता था, जैसे पेड़ पौधों से फल तोड़कर खा लेना। तब मानव एक कारक के रूप में, जो आदि मानव थे, सबसे शुरुआती मानव, ठीक है, आदिम मानव क्या करते थे कि ये सिर्फ अपना पेट भरते थे, पर्यावरण से और वनों से इनको जो भी फल प्राप्त होते थे उनको तोड़कर, कंदमूल फल तोड़कर ये अपना पेट भरते थे। तो जो आदि मानव थे वो एक पर्यावरण के कारक के रूप में पर्यावरण से संबंधित थे, है ना। पर्यावरण और मानव का संबंध बस एक कारक के रूप में था, ना ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे, ना पर्यावरण इनको नुकसान पहुंचाता था, सिर्फ ये पेट भरने का काम करते थे। थोड़ा सा और विकास हुआ जब मानवों में, तो ये रूपांतरणकर्ता के रूप में आ गए। मानव में धीरे धीरे और विकास हुआ,
तब ये किस स्टेज में आए, रूपांतरणकर्ता के रूप में आए। और जब इन मानवों में थोड़ा सा और विकास हुआ तो ये थोड़ा सा कृषि के बारे में जानना शुरू किए। जैसे मान लो इन्होंने कोई फल तोड़ा, खाया, और इनको जो है उसकी जो गुठली है, उसके जो बीज हैं ये पसंद नहीं आए, तो इन्होंने क्या किया कि उसको जो है ज़मीन पर फेंक दिया। ऐसे करके बहुत सारे फल खाए होंगे इन्होंने और ज़मीन पर फेंके होंगे। तब इन्होंने शायद इनकी नज़र पड़ी होगी कि जहाँ पर हमने बीज वो गुठलियाँ फेंकी थी वहाँ पर पौधों का अंकुरण हो रहा है, तो इन्होंने और सारे बीज फेंके होंगे। तो एक तरीके से इनके अंदर ये कृषि की जो समझ है वो उसका विकास हुआ। क्या हुआ, कृषि की समझ का विकास हुआ कि यदि हम बीजों को ज़मीन पर फेंकते हैं तो उनमें से अंकुरण निकलते हैं और उनसे पेड़ बनते हैं। लेकिन ये जो कृषि थी ये अनियमित थी, है ना, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते थे। कहीं पर भी कोई भी बीज फेंक दिया, उसके लिए एक क्रमबद्ध रूप से ये कृषि करना नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, ये आदिम कृषि। आदिम कृषि, आदिम कृषि जो है एक रूपांतरणकर्ता के रूप में संबंधित थी। फिर मानवों में धीरे धीरे विकास हुआ और ये थोड़ा सा और जागरूक हुए, तो इन्होंने क्या किया कि अपने भोजन की पूर्ति के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए क्या किया, पशुओं को पालना चालू किया, पशुओं को गुलाम बनाना चालू किया। जब पशुओं को गुलाम बनाना चालू किया तो उनके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से एक क्षेत्र को इन्होंने निश्चित किया होगा कि इस क्षेत्र पर हम अपने पशुओं को स्टोर करेंगे, मतलब वहाँ पर रखेंगे। अब पशुओं को पालेंगे तो उनके लिए भी ये भोजन का प्रबंध करेंगे। अब निश्चित रूप से भोजन का प्रबंध करने के लिए इनको चारा का उत्पादन करना होगा। तो ये क्या हुआ है, पशुपालक बन गए तृतीय स्तर में। जब ये पशुपालक बने तो ये परिवर्तनकर्ता के रूप में पर्यावरण से संबंधित हो गए, है ना। तब इन्होंने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू किया। मतलब कि भाई जब पशु को पालना, पशुपालन जो है पर्यावरण से परिवर्तनकर्ता के रूप में संबंधित है। क्यों है, क्योंकि जब इन्होंने पशु का पालन किया होगा तो इन्होंने कृषि का भी थोड़ा बहुत ज्ञान और बढ़ाया होगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध रूप से कृषि का प्रारंभ किया होगा। तो इन्होंने क्या किया, पर्यावरण में थोड़े बहुत चेंजेस किए, थोड़े बहुत परिवर्तन किए। उसके बाद मानवों में और विकास होता है, वो बढ़ते हैं प्रौद्योगिकी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, औद्योगिकीकरण की तरफ, है ना। जो कि आधुनिक ज़माने के, आधुनिक काल के जो मानव हैं वो क्या हो गए हैं, विध्वंसकर्ता हो गए हैं। वो पर्यावरण से किस तरीके से संबंधित हैं, विध्वंसकर्ता के रूप में संबंधित हैं। विध्वंसकर्ता के रूप में क्या संबंधित है, प्रौद्योगिकी और विज्ञान। जब मानवों में विकास हुआ और वो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के युग में आ गए तो वो एक विध्वंसकर्ता के रूप में पर्यावरण से संबंधित हो गए, है ना। आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, जहरीली गैसें निकल रही हैं, उनका बचा हुआ जो मलबा है वो स्वच्छ नदियों में, स्वच्छ तालाबों में फेंका जा रहा है। तो पर्यावरण को एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से विध्वंस कर रहे हैं, इसका विनाश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आधुनिक काल में जो मानव है वो पर्यावरण का, आधुनिक काल में मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो एक विध्वंसकर्ता के रूप में है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे और एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जब मानव शुरुआती दौर में था तो उसको सिर्फ अपना पेट भरने के अलावा उसको पर्यावरण से और कुछ भी लेना देना नहीं था, तो वो एक पर्यावरण से एक कारक के रूप में संबंधित था। लेकिन जब मानवों में थोड़ा और विकास हुआ चल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण में रूपांतरण लाने का कार्य किया, एक रूपांतरणकर्ता के रूप में उनका पर्यावरण से संबंध स्थापित हुआ। उसके बाद जब उनमें थोड़ा और विकास हुआ तो वो एक पशुपालक के रूप में बन गए, पशुओं को अपना गुलाम बनाने लगे। जब पशु को अपना गुलाम बनाने लगे तो उनका संबंध पर्यावरण के साथ कैसा हो गया, उनका संबंध पर्यावरण के साथ एक परिवर्तनकर्ता के रूप में हो गया। जब मानव और विकसित हो गए, मतलब आधुनिक ज़माने के हो गए और उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत सारी सफलताएँ हासिल करी,
तो वो पर्यावरण के लिए एक विध्वंसकर्ता के रूप में संबंधित हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि शुरुआती दौर से आज तक आधुनिक काल तक जो मानवों और पर्यावरण का संबंध रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि पर्यावरण को मानव की ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं या फिर पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मानव की ऐसी बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो उन्हीं गतिविधियों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो गतिविधियां कौन सी हैं और किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, है ना, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव जो है वो कैसे कैसे पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो मानव की गतिविधि है वो है खनन। मान लो इसको कहीं से जीवाश्म ईंधन निकालना है ना, या फिर कोई खनिज पदार्थ निकालना है, तो ये क्या करेगा, खनन करेगा। और खनिज पदार्थ और जीवाश्म ईंधन जो हैं ये कई बार ऐसे जगह पे मिलते हैं जहाँ पर बहुत घना वन होता है ना, बहुत वन होता है या फिर कृषि योग्य भूमि होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, वहाँ पर खनन करके उस वन की कटाई कर देते हैं। जब खनन करना होता है तो उस वन को काट देते हैं ये लोग, तो वनों को वहाँ काटा जाता है जिससे पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि है तो उसको नष्ट कर दिया जाता है वहाँ से खनिज पदार्थ और जीवाश्म ईंधन निकालने के लिए। तो इस तरीके से खनन से पर्यावरण पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो मानव का क्रियाकलाप है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे, तो औद्योगिकरण से बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं जिनसे औद्योगिकरण में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जाती है जिनसे जहरीली गैस, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ उनसे निकलते हैं उनको तालाबों में, नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जिससे पानी, वहाँ पर जो पीने योग्य पानी था वो प्रदूषित हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। और उनसे निकलने वाली जहरीली, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं वो वायुमंडल में फैल जाती हैं और जहरीले वायुमंडल को हमारे जहरीली बना देते हैं, जिनकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारे रोगों को ये जन्म देते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग कि औद्योगिकरण किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, आधुनिक कृषि भी पर्यावरण को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि कृषि में उत्पादन ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसलिए हम एक होड़ लगी हुई है किसानों के अंदर कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। तो वो क्या करता है, ऐसी फसलों को उगाता है जिसमें ज़्यादा उत्पादन होता है और उसमें भी वो क्या करता है, उर्वरक का प्रयोग करता है। यदि उस फसल में कोई रोग हो जाता है या फिर कोई कीड़े लग जाते हैं ना, कोई फसल में जैसे धान की फसल है उसमें कीड़े लग गए, मटर की फसल है, गेहूं की फसल है उसमें कीड़े लग गए, तो क्या करता है वो कीटनाशकों का प्रयोग करता है। तो अब इनसे हानि क्या होती है, जब हम ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, किसको, देखो उर्वरक, इसमें दो चीज़ें होती हैं, उर्वरक और कीटनाशक, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। तो देखो उर्वरक, जब हम ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो कृषि योग्य भूमि है इसकी उर्वरक क्षमता जो है ज़्यादा रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने से उर्वरक क्षमता या फिर उपजाऊ क्षमता, है ना, या फिर उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से, मान लीजिए कोई फसल है, मान लो गेहूं की फसल है, उसमें कोई कीट लग गया, अब उसमें यदि हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो कीट हानिकारक है वो तो मर ही जाते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फायदे के कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं, जो कि किसी पौधे के पुष्प में अंकुरण का कार्य करते हैं, वो भी मर जाते हैं। इन कीटों के मर जाने की वजह से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। आधुनिक कृषि में क्या हो रहा है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक कृषि में किसान ज़्यादा से ज़्यादा
लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस होड़ में ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की जो कोशिश है, इस होड़ में किसान क्या कर रहे हैं कि जो पारंपरिक फसलें हैं उनको ना उपजा के ये लोग जिसमें ज़्यादा पैदावार होती है उस फसल को उपजाते हैं। जैसे कि यदि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ हमारी तरफ जो है, अपनी तरफ की हम बात कर रहे हैं ग्रामीण एरिया की, तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जैसे चना, मटर, अरहर ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बेनिफिट जो उपज है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इन सभी चीज़ों को हटा के अब क्या किया जा रहा है कि आलू हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये मुख्य 3 फसलें ही उगाई जा रही हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है किसानों को, तो इसलिए इन फसलों को ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। लेकिन कृषि का जो फसल चक्रण है उसको संतुलित रखने के लिए, कृषि का जो फसल चक्रण होता है उसको संतुलित रखने के लिए आपको पारंपरिक फसलें उगानी ही चाहिए अपने खेतों में, ताकि जो कृषि का चक्रण है वो उसमें संतुलन बना रह सके, है ना। यदि आप किसी एक ही फसल को प्रधानता देते हैं, 1 या 2 फसल को प्रधानता देते हैं और उन्हीं का उपज, उन्हीं का उत्पादन करते हैं, तो आपके जो फसल का चक्रण है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की जो फसलें बोई जाती है उनमें पाए जाने वाले कीट जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो उपजाऊ नहीं बना पाएंगे, है ना, क्योंकि हर एक प्रकार के पौधे में अलग अलग प्रकार के कीट पाए जाते हैं। तो अगर हर प्रकार की फसलें नहीं बोई जाएंगी तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा जो मानवों का क्रियाकलाप है जो कि पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है वो है शहरीकरण। कई बार हम ऐसी जगह पर शहर बनाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वन है, उसको काट पीट के हम क्या करते हैं, शहर बना देते हैं। या फिर जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर हम शहर का निर्माण कर देते हैं और सीमेंट और कंक्रीट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ पौधों का नाम निशान मिट जाता है और वहाँ का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से शहरीकरण के माध्यम से भी हम उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ भूमि और वनों का विनाश कर रहे हैं और पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद आधुनिक प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा कोई हानि पहुंचाता है तो ये है दोस्तों आधुनिक प्रौद्योगिकी। आजकल के ज़माने में सब लोग इसी पर निर्भर हैं। हम लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब किसकी देन है, तो इन्हीं की देन है, ठीक है। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़, जो कि सबसे बुरी चीज़ हमने बना डाली है वो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट में काफ़ी मुश्किल से या मान लो कि नष्ट ही नहीं होती है, कितना घातक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात इसमें हम पहली बात करते हैं कि जो एसी है, ठीक है, एसी हो गया, एयर कंडीशनर है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया जिसको फ्रिज कहते हैं, हेयर ड्रायर हो गया। तो इन सभी से दोस्तों क्या होता है कि एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं CFC, ठीक। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा गया है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम इस एसी, फ्रिज, हेयर ड्रायर इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से एक गैस निकलती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किसको प्रभावित करती है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, 5 परतें। उसमें एक मंडल है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। इस मंडल में एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो ओजोन परत है इसका क्षरण हो रहा है। अब ओजोन परत का क्षरण होने से हमें नुकसान क्या है भैया, तो नुकसान ये है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनको ओजोन परत उनको रोकने का काम करता है। क्या करता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ओजोन परत उनको रोकने का काम करता है। अब मान लो यदि ये ना रोके, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएं, तो यदि ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे पड़ेगी तो हमारे शरीर में स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। तो इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा करना बहुत उपयोगी है, नहीं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जगहों पे रहना है। लेकिन हमने क्या कर डाला है? शहरीकरण कर डाला है। तो पेड़ पौधे तो हमने छोड़े नहीं। अब गर्मी लगेगी तो एसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। एसी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या निकलेगा? CFC निकलेगा। CFC निकलेगा तो ओजोन परत का क्षरण करेगी और इससे स्किन कैंसर होगा। तो इसलिए हम मानव ने प्रौद्योगिकी के नाम पे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना तो मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि ये सभी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, इसको जैसे कि शिक्षा के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यदि इससे जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई जागरूकता फैलाई जाए तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। और देखो इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि हम जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, उसको समझते हैं। देखो वायुमंडल की परत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। पहली क्लास में हमने वायुमंडल बहुत अच्छी तरीके से बताया है, उसकी 5 परतों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा किया है। तो जीवाश्म ईंधन हमने बहुत सारे तरीके से हमने बहुत सारी तरीके के ऐसे उपकरण बना डाले हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस्तेमाल होता है। जब इन सब का दोहन होता है, इन सब का क्या होता है? दोहन होता है। मतलब कि पेट्रोल में डाल दिया तो वो जल रहा है, दोहन का मतलब जल रहा है। ठीक है। जब जीवाश्म ईंधन का दोहन होता है तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 से हमें हानि क्या है? CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उत्तरदायी है CO2। तो ये पर्यावरण पे बहुत बुरा इम्पैक्ट, बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो ये 5 क्रियाकलाप हैं मानवों के जिनकी वजह से पर्यावरण पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आई होप कि आप ये 5 चीज़ें समझ गए होंगे कि इन 5 चीज़ों से किस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो एक जागरूकता हम लोग अपने अंदर फैला सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है औद्योगिकरण ने हमको दी है वो है पॉलीथीन। कोई भी चीज़ को रिजर्व करना है, कोई भी चीज़ को स्टोर करना है तो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। और मेरे हिसाब से कि पूरे दिन में पॉलीथीन का सब लोग उपयोग करते ही होंगे। तो पॉलीथीन जो है यदि आवश्यकता ना हो, जैसे मान लो एक छोटी सी जागरूकता बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। जागरूकता क्या है? जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप अपने घर से किसी कपड़े का थैला लेके जाएं, कपड़े का थैला लेके जाएं सब्जी लाने। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, मान लो 5 तरीके की आपने सब्जी खरीदी तो 5 पन्नी तो आपको लेनी पड़ेगी, 5 पॉलीथीन तो लेनी पड़ेगी। अब वो 5 पॉलीथीन लेके आए, इसका मतलब कि वो 5 की 5 पॉलीथीन क्या हो गई? वेस्ट हो गई। अब वो नष्ट नहीं होंगी, वो एनवायरनमेंट में पड़ी रहेंगी, पर्यावरण में पड़ी रहेगी। अगर हम 1 महीने तक सब्जी लाने जाएंगे तो कपड़े का थैला लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए 150 पॉलीथीन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150 पॉलीथीन हो जाएगी। अगर 150 पॉलीथीन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक छोटा सा कदम तो हो सकता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा कदम ये माना जा सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। जितनी सारी चीज़ें हमने समझाई है, यदि इन सब चीज़ों में से
आप कुछ हद तक किसी चीज़ को कम कर सकते हैं तो कम करने का प्रयास करें और अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ लगता है कि कोई डाउट है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यदि आपका कमेंट बहुत बड़ा हुआ तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।